हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जी शान अहमद आज आपको कराऊंगा NIOS क्लास 12 की हिस्ट्री, जिसमें आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 चैप्टर आपको करा दिया है। चैप्टर में बच्चों लाइन से नहीं करा रहा हूँ, पर आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं पहले क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। हालांकि आपको मैं सभी चैप्टर्स क्या है कराने वाला हूं, और आपको सभी चैप्टर्स करने हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि ना सिर्फ आपको क्या करना कि चीज़ें बता देना, बल्कि साथ साथ में आपको याद कराना और ऐसी चीज़ें बताना जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। एक एक चीज़, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपका जो NIOS का बेटा पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपका MCQ आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, टिक द करेक्ट आएगा, मैचिंग आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, आपको सटीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी जो आपके बुक में लिखा हुआ है, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दिल्ली सल्तनत देख लिया और उसके बाद में आपने ChatGPT हो गया, YouTube हो गया, उस पर सर्च मारकर सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ दिया और उसके बाद में आपका काम तमाम हो गया। ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न होगा। आपको अपनी जो NIOS की बुक है सिर्फ उसी में से पढ़ना है, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो किसी वेबसाइट या ChatGPT से नहीं आएंगे, बल्कि कहाँ से आएंगे, आपकी बुक से आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट से कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में क्या है, कुछ बदलाव करना है। अगर आप डेली वही रूटीन अपनाते हैं, सुबह उठे, उठने के बाद में क्या किया, पहले मोबाइल चलाया, इधर उधर टाइम वेस्ट किया, फिर उसके बाद में दोपहर हो गई, खाना खाया, फिर इधर उधर घूमे, शाम हो गई, खाना खाया, मोबाइल चलाया, रात में मूवी देखी, वेब सीरीज़ देखी, सो गए। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइफ में समस्याएँ आएंगी, और जब समस्याएं आ रही हैं इसका मतलब क्या है कि आपको अपने जीवन में बदलाव करना है, आपका जो डेली रूटीन है उसमें चेंजमेंट करना है, और आपको किताबें उठानी पड़ेंगी अगर आपको सक्सेस होना है। तो समस्याओं का आना बेटा पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से अगर हम निकल जाते हैं तो उसे हम आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या होता है कि दिल्ली पे कैसे कैसे कब किसने राज किया। तो 12वीं सदी से पहले बच्चों दिल्ली का नाम कहीं पे भी नहीं था, यानी दिल्ली का नाम कोई लेता ही नहीं था। चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, ये सभी वंश क्या थे, दक्षिण में कावेरी नदी के पास थे। इन दिल्ली को अगर किसी ने बेटा फेमस किया है तो वो थे तोमरों ने फेमस किया था। और तोमर में भी किसने किया था बेटा, अनंगपाल नाम के तोमर ने क्या किया था, दिल्ली को फेमस किया था। उन्होंने अपना क्या किया था, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तोमरों ने की थी, अनंगपाल ने की थी। उसके बाद में तो दिल्ली एक केंद्र बन गया, एक हब बन गया। आप आज भी देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर कुछ करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, दिल्ली से करते हैं। 15 अगस्त में भी अगर लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, कहाँ से फहराया जाता है, दिल्ली में फहराया जाता है। सारी संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में है। और हमारी भारत की राजधानी भी कौन है, नई दिल्ली है। यानी ये सब तोमरों को जाता है, जो 12वीं सदी के शासक थे, उन्होंने दिल्ली को क्या किया, फेमस किया। और दिल्ली में एक नदी है, उसका नाम क्या है बेटा, यमुना नदी है। तो इसकी स्थापना और इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 क्या वंशों ने राज किया था, जिसको याद करने की ट्रिक है GKTSL। जी का मतलब होता है गुलाम वंश, के का मतलब खिलजी वंश, टी का मतलब तुगलक वंश, एस का मतलब सैयद वंश, और एल का मतलब होता है लोधी वंश। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत सन 1206 से 1526 तक चला था। 1526 तक क्यों था, क्योंकि उसके बाद दूसरी सल्तनत आई थी जिसे हमने मुगल काल कहा था। तो गुलाम वंश सबसे पहले राजवंश, शासनकाल और संस्थापक। गुलाम वंश 1206 से 1290 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। फिर खिलजी वंश आता है 90 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। तुगलक वंश GKTSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश।
आखिरी वंश कौन सा था? लोधी वंश। 1451 से 1526 बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। और इसी के आखिरी में आते हैं बेटा इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी थी। तो सल्तनत के नाम जरूर याद कर लें, GKTSL। सन 1200 से लेकर 26 के दौरान भारत के जो विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान और उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया है। ये मुख्यतः तुर्क के भी थे और अफगान के मूल के थे, और उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य वंशों राजपूतों को हराया था। आपको पता है कि उत्तर भारत में जो चौहान थे, तोमर थे, राजपूत थे, इन सभी को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, फिर दिल्ली सल्तनत की धीरे धीरे स्थापना के लिए नींव डल गई। अब एक नाम आ रहा है बेटा पृथ्वीराज चौहान, आपने देखा होगा, इनके बहुत पहले इनके नाटक भी आते थे। तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही प्रतिष्ठित शासक थे। इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध का नाम था तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में तो क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी जो थे वो विजय नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान है उनको क्या किया था, हरा दिया था, और जिसके कारण भारत में बेटा लगातार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के मार्ग खुलते चले गए। और उसके बाद में भारत पे एक विशाल साम्राज्य ने शासन किया, जिसका शासनकाल लगभग 300 वर्ष तक था, और इसमें दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया था। इन सुल्तानों ने 1200 से 1526 तक लगभग 300 साल तक शासन किया था। सल्तनत के आखिरी सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, जिन्हें 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने क्या किया था, पराजित कर दिया था। इन 300 वर्षों की कालावधि में 5 शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। इन 5 शासकों की डेट बेटा आपको यहाँ से याद करनी है, यहाँ से आपको याद करना है सारा कि 5 शासक कौन थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, GKTSL। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी वंशों को शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत और इसके गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो सन 1200 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत हुआ। तुर्क और अफगान शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, उनको मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, युद्ध में क्या किया था, पराजित कर दिया था। और इसी के उसके बाद आता है, इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और मुगल काल की शुरुआत की। 1526 से लेकर 1707 तक यहाँ पे मुगल काल आता है। लेकिन मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत में कितने वंशज थे? 5 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ के अध्ययन के बाद हम अरब द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम पर किए गए आक्रमण के बारे में जानेंगे, महमूद गजनवी के हमले के बारे में जानेंगे। और जो महमूद गजनवी था, इसके बारे में बेटा आपके बुक में दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महमूद गजनवी ने, और जो महमूद गजनवी थे ना, ये तुर्क आक्रमण करने वाले थे। इनका मेन उद्देश्य धन लूटना था, और 10वीं शताब्दी में इन्होंने आक्रमण किया था। और इनके महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, उन्होंने भी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से 1025 में जो आक्रमण इन्होंने किया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर का आक्रमण शामिल था, उसको लूटा था। और उस टाइम पे जो भीम फर्स्ट थे ना, वहाँ के शासक थे, तो ये सबसे प्रतिष्ठित जो है इनका आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर को लूटने का। यहाँ से धन लेकर जाकर बेटा अपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे और राजधानी स्थापित करते थे। मोहम्मद गोरी के आक्रमण की प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे, उन तथ्यों की पहचान कर सकेंगे जो उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा तुर्क शासन के मुख्य कारण बने। मामलुक सुल्तान यानी गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में जानेंगे, फिर खिलजी के बारे में जानेंगे। अपने शासन को संगठित करने के लिए सुल्तानों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, और सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, यानी दिल्ली सल्तनत 300 वर्ष तक राज करने के बाद में भी पतन के कगार पर कैसे पहुंच गई, इसके बारे में जानेंगे।
हम जानते हैं भारत पर अरब का आक्रमण। अब आपको पता है कि अरब का आक्रमण, तो अरब में एक धर्म हुआ था, उसका नाम क्या था बेटा? मुस्लिम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था? अरब में हुआ था। भारत पे अरब आक्रमण हुआ था, लेकिन अरबों ने क्या किया? सिर्फ भारत पे ही आक्रमण नहीं किया था, कई सारे क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे अरबों का आक्रमण किया गया। सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व जो उमैयद खलीफा थे ना, उनके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उमैयद खलीफा के सेनापति का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ये खलीफा हो गया, इस्लाम धर्म हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम भारत पे अरब आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार करना था। अरब में इस्लाम के उदय ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। यानी अगर पूछे इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ था? अरब में हुआ था। इस्लाम के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद और उनके मृत्यु के पश्चात भी क्या हुआ था? वफात के बाद भी जारी था। यानी 8वीं सदी में क्या हुआ था? भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। 8वीं सदी में कौन से साल में? सन 712 में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस अरब आक्रमण को रावर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रावर का युद्ध। और ये रावर का युद्ध कब हुआ था? सन 712 में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इनका कारण क्या था? धर्म प्रचार करना, व्यापारी हित और विस्तार करना। 712 में रावर का युद्ध हुआ था। जैसे ही भारत पर अरब आक्रमण हुआ तो अरब के विस्तार की कहानी उल्लेखनीय है, जिसमें पूर्णतः वे निपुण थे। अरब लोग क्या थे? अरब लोगों ने भारत में जब आक्रमण किया था तो अरबों की देन बहुत सारी थी। अरब के लोग हमें कई सारी चीज़ें सिखा कर गए थे, जैसे ऊँट पालना, खजूर की खेती, ये सब। और हमारे वहाँ जो पंचतंत्र की कहानी है ना, उसका अरबी अनुवाद भी उन्होंने क्या किया था? अपने लिए किया था। सन 633 से 637 के मध्य अरबों ने पश्चिम एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्को, पर्सिया पर विजय हासिल कर ली। यानी अरब में क्या हुआ था? विस्तार चल रहा था। बड़े बड़े खलीफा आए थे, बहुत बड़े बड़े शासक आए थे, उन्होंने विस्तार करना चालू किया। उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप में भी अपना झंडा लहरा दिया था। सन 637 से 39 तक तो मिस्र भी अरबों के अधीन हो गया था और 712 में स्पेन में प्रवेश के उपरांत जल्दी उन्होंने फ्रांस की ओर भी कूच कर दिया। 8वीं सदी तक अरबों ने स्पेन से लेकर भारत के भूमध्य हिंद सागर और व्यापार संयुक्त रूप करते हुए मुख्य भूमि को क्या किया था? उन्होंने हासिल कर लिया था। यानी अरब का विस्तार कैसे हुआ? 633 से 37 के बीच में पश्चिम एशिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, पार्सिया पर विजय हासिल कर लिया। 37 से 39 तक मिस्र भी अरबों के अधीन हो गया। 12 में स्पेन में प्रवेश किया और फ्रांस पे भी कूच कर दिया। 8वीं सदी में तो उमैयद वंश का लगातार विस्तार होता जा रहा था। अब हम बात करते हैं तो जो अरब आक्रमण था और भारत के बारे में। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? अरब के लोग थे। यानी अरब के लोगों ने ही सबसे पहले जो मुस्लिम थे उन्होंने हमारे वहाँ पे आक्रमण किया था। कब किया था बेटा? 712 में किया था, है ना। और 712 में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उमैयद खलीफा के सेनापति थे। और वहाँ पे भारत में उस टाइम पे सिंध के एक राजा थे, उनका नाम क्या था? दाहिर था। ये कि ब्राह्मण वंश के थे, ये ध्यान रखना। अरब का आक्रमण हो गया और ये जो अरब का आक्रमण है ना, ये एक ग्रंथ है हमारे पास, चचनामा ग्रंथ, उसके अंदर अरब के आक्रमण के बारे में पता चलता है। इसकी एक कहानी है, आप वो सुन लो कि कहानी क्या था कि श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, एक जहाजी बेड़ा अरब को भेज रहे थे और इस जहाजी बेड़ा को हमारे सिंध के पास में जो देवल भट्टा जगह है ना, वहाँ लुटेरों ने क्या किया? लूट लिया था। और उस टाइम पे जो अरब के अब सामान अरब जा रहा है, यानी ये है श्रीलंका नीचे श्रीलंका से अरब जा रहा था सामान। और जब अरब जा रहा था, इसको भारत के क्षेत्र में क्या हुआ? लूट लिया गया था। बाद में अरब से एक मैसेज आया, अरब के गवर्नर ने मैसेज किया कि जो राजा हैं दाहिर, वो उनके ऊपर क्या करो, जो लुटेरे हैं उन पे कार्रवाई करो। लेकिन भारत की तरफ से यानी राजा दाहिर की तरफ से क्या हुआ? कार्रवाई नहीं करा, है ना। और उन्होंने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें मेरे वहाँ पे नहीं हुई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था? अरब और भारत के रिश्ते वैसे हो गए, तो अरबों ने क्या किया? भारत पे आक्रमण कर दिया। रावर का युद्ध हुआ, अपना सेनापति भेज दिया, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि इराक के गवर्नर अल हज्जाज के कहने पे आक्रमण करने आ गया। कासिम ने दाहिर को फिर क्या किया था? मार दिया था और भारत से बहुत ज़्यादा
धन था या जो भी टेक्नोलॉजी थी अरब लेकर गए। पढ़ लेते हैं। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में उमैयद वंश अपनी सत्ता सर्वोच्च शिखर पर पहुंच रहा था, यानी उमैयद वंश बढ़ रहा था लगातार। उन्होंने सबसे विशाल मुस्लिम राज्य का निर्माण किया था। अरब भारत की समृद्धि की ओर आकर्षित था। पहले से ही पता था कि भारत समृद्ध, आकर्षित सोने की चिड़िया है। अरब व्यापारी और नाविक भारत की संपन्नता की कहानियाँ साथ साथ लेकर जाते थे। हालांकि सिंध पर आक्रमण का कारण देबोल के लुटेरों द्वारा अरब का जो मालवाहक पोत है ना, उनको लूट लेने का बदला था। राजा दाहिर ने लुटेरों को दंडित करने से इनकार कर दिया। बोले मेरे वहाँ पे नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये इराक के शासक हज्जाक ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेज दी। 712 में वो सिंध पहुँचे और उसने समुद्र तट पर राज कर रहे देबोल को पराजित कर दिया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वे आगे की ओर बढ़ा और रावर में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण कर दिया। रावर एक जगह था, इसीलिए उसका नाम क्या था, रावर का युद्ध कब हुआ था, 712 में हुआ था। अरबों ने बड़ी संख्या में जान बचाकर भाग रहे सैनिकों को कत्लेआम कर दिया था। दाहिर भी पकड़ा गया और दाहिर को भी मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ा। जल्दी उसने सिंध के महत्वपूर्ण स्थानों पर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। कासिम के अभियान के चलते सिंध की आर्थिक दशा पूरी तरीके से चरमरा गई थी। बड़ी संख्या में लोग और व्यापारी सिंध से भाग निकले और पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भाग को उसने क्या किया था, जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसका शासन 2 ही वर्ष चला था, यानी सिर्फ 2 साल ही चला था। हालांकि बहुत से अरब यहीं पर बस गए और उन्होंने स्थानीय लोगों से रिश्ते स्थापित किए, क्योंकि सिंध के कई हिस्से में हमें मुस्लिम शासन देखने को मिलता है। तो ये भारत में पहले मुस्लिम आक्रांता क्या था, अरब लोग थे। अब मैंने बता दिया ये कैसे थे। अब हम जानेंगे बेटा कि इस्लाम के उदय के बारे में जानेंगे, इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। 7वीं सदी में अरब में इस्लाम धर्म एक नया धर्म का उदय हुआ था, जो कि 7वीं सदी में हुआ था। शीघ्र ही इसका पताका उत्तर अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, ईरान, भारत तक लहराने लगा और बहुत तेज़ी से फैलने वाला धर्म कौन सा, इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने इस धर्म के उपदेश प्रचारित किए थे। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, यानी जो नबी थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, इस धर्म को क्या किया था, प्रसार किया था। और इस धर्म ने सिर्फ अरब के ही धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि विश्व के कई हिस्से पे अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस्लाम धर्म में क्या है कि वो एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, एक ईश्वर यानी अल्लाह पाक पर। और उसकी पवित्र पुस्तक क्या है, कुरान शरीफ है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक पूछ सकते हैं कुरान शरीफ। और इस्लाम धर्म की प्रकृति क्या है, एक ईश्वरवाद है। मुस्लिमों का विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने कुरान शरीफ को हज़रत मोहम्मद साहब को दिया है। कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा हासिल है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार, यानी मुसलमान में 5 पिलर्स है मुस्लिम में, और वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, जैसे दिन में 5 बार नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा और कलमा। यानी प्रत्येक मुस्लिम पे फ़र्ज है कि 5 बार नमाज दिन में पढ़ेगा, रमज़ान के महीने में रोज़े रखेगा, दान करने के लिए ज़कात देगा, और मुमकिन है तो मक्का मदीना की यात्रा यानी तीर्थ यात्रा जिसे हज कहते हैं वो करेगा। पैगंबर की मृत्यु के बाद में, जैसे जो हज़रत मोहम्मद थे, उनकी वफ़ात 632 ईस्वी में हो गई थी। मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पे आ गई थी, खलीफा पे आ गई थी। खलीफा कौन थे, जो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, उन्हें खलीफा कहा गया था। 632 से लेकर 661 तक 4 पवित्र खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के नज़दीकी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये उमैयद खलीफा के पास चले गया। 661 से 750 तक पवित्र खलीफाओं के उत्तराधिकारी के रूप में आए। उमैयद खलीफा के बाद में अब्बासी खलीफा आए थे। ये कब तक चला था, आइए यहाँ पे देखते हैं। 7वीं सदी में अरब में एक नया धर्म आया था, उसका नाम क्या था, इस्लाम धर्म। संस्थापक कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब। 570 में ईस्वी में जन्म हुआ था, 632 ईस्वी में मृत्यु यानी वफात हो गया था। विश्व के कई हिस्सों में इस्लाम धर्म का प्रभाव है। एक ही ईश्वर की उपासना पर बल है और पवित्र ग्रंथ कुरान ईश्वर की किताब है। और दिन में 5 बार नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा, कलमा। पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा आए थे। जन्म कब हुए थे हज़रत पैगंबर की, 570 ईस्वी में, और ये कुरैश जनजाति के थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम क्या था, आमिना था। 40 वर्ष में क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कुरान शरीफ में क्या हुआ था, लिखा गया था। और कुरान शरीफ अल्लाह पाक की दी हुई किताब है, ऐसा मुस्लिम धर्म में माना जाता है। मक्का में इनका विरोध हुआ था तो 622 में मदीना चले गए। तो मक्का से जो मदीना गए थे 622 ईस्वी में, इसी को हिजरत कहते हैं। और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, हिजरी कैलेंडर। जैसे ईसाई धर्म का अपना कैलेंडर है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 ईस्वी को, उसे हम क्या कहते हैं,
ईसवी कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद, और उससे पहले डेट उल्टी काउंट होती है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में, है ना। मक्का में विरोध हुआ तो मदीना चले गए। इनकी वफ़ात यानी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था। फिर उसके बाद 2 खलीफा आए थे, एक उमैयद खलीफा था, एक अब्बासी खलीफा था। उमैयद खलीफा 661 से 750 तक चला था, अब्बासी खलीफा 750 से 1258 तक चला था। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट आते हैं महमूद गजनी। इनके बारे में बेटा मैंने अभी जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था मैं, तो कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? सुबुद्दीन था। ये तुर्क आक्रमण थे, इनका मकसद धन लूटना था। प्रथम सफल तुर्क आक्रमण था, तुर्क थे सुबुद्दीन थे, है ना। और महमूद गजनवी ने 998 से लेकर 1030 तक भारत पे क्या किया था? आक्रमण किया था। टोटल कितने आक्रमण किए थे? 17। तो महमूद गजनी जो थे 1000 से 1026 तक कुल मिलाकर भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी सुबुद्दीन का पुत्र था, जो कि गजनी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। महमूद गजनी ने भारत पे पहला युद्ध 1001 में किया था, जो कि पंजाब में राजा जो जयपाल थे ना, उनके बेटों को राजा जयपाल को हराया था। उसके बाद में क्या हुआ था? पंजाब पे क्या किया था? पंजाब गजनी के अधीन हो गया था। 1014 से 1019 के बीच में गजनी ने नागरकोट, थानेसर और मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को भी लूटकर खजाने को और भी समृद्ध बनाया था। यानी महमूद जो गजनवी थे ना, तुर्क आक्रमण का मेन उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति करना। 1008 में नागरकोट मंदिर पर भी किया गया आक्रमण उसकी सबसे महान विजय के रूप में जाना जाता है। जो नागरकोट था, यानी नेपाल में हिंदू जो मंदिर को तोड़ा गया था, वो भी क्या था? एक प्रसिद्ध आक्रमण था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त हुआ था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण तो 1025 का है, जो कि गजनी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की थी। एक भीषण संघर्ष के बाद महमूद ने शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसमें बचाव के 50,000 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। महमूद ने 15 दिनों के बाद शहर छोड़ा, जब उसने गुजरात के शासक भीम प्रथम द्वारा अपने विरुद्ध की जा रही तैयारियों की उसको जानकारी मिली। भारत पर किए गए उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मध्य एशिया की राजनीति में अपनी महत्व स्थापित करना, यानी यहाँ से पैसा लेकर जाना, मध्य एशिया में लगाना और साम्राज्य का विस्तार करना। भारत पर किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किया गया था। इस संपदा से मध्य एशिया में उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में साम्राज्य की स्थापना करेंगे, उसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ से पैसा ले जाकर कहाँ पर? मध्य एशिया में क्या करना है? एक साम्राज्य खड़ा करना था। उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। गजनी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब, सिंध के कुछ हिस्सों में था, जो कि 1135 तक चलता रहा। इन आक्रमणों ने भारत की रक्षा नीति की दुर्बलताएं उजागर की थी। इन्होंने भविष्य में तुर्कों के आक्रमण के लिए भी रास्ता क्या किया था? खोल दिया था। तो तुर्क आक्रमण बता ही दिया। महमूद गजनवी ने 998 से लेकर 1030 तक क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुद्दीन था, जिन्होंने पहली बार आक्रमण किया था भारत पे। ये सुबुद्दीन का पुत्र था, जिसने गजनी जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनवी का पहला आक्रमण क्या था? 1001 में पंजाब जयपाल के विरुद्ध था। 14 से 19 में गजनी नागरकोट में था। 1008 में नागरकोट मंदिर को तोड़ा था नेपाल में, जो कि 1025 में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण क्या था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों गौरी वंश के बारे में। तो गौरी वंश में हम जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। जिस शहाबुद्दीन, पहले अरब आक्रमण पड़ा, फिर तुर्क आक्रमण पड़ा। अब हम जानेंगे बच्चों गौरी वंश के बारे में। गौरी वंश क्या था? तो गौरी वंश में मोहम्मद गौरी सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन ये महमूद गजनवी के विपरीत इनकी सोच दूसरी थी। गौरी ने भारत पर कई सारे आक्रमण किए थे, लेकिन गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मेन मकसद क्या था? साम्राज्य विस्तार करना था, यहाँ पे सत्ता प्राप्त करना था, ना कि यहाँ के लोगों को लूटना था, यहाँ से धन लूटना था। गौरी ने कई सारे आक्रमण किए, कई सारे ज़्यादातर आक्रमण उनके सफल रहे हैं, एक आक्रमण पर उनका असफल रहा है बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ये गौरी वंश के थे और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दिल्ली सल्तनत की, जहाँ से न्यू दिल्ली थी। तो सन 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 गजनी की गद्दी पर बैठे हुए थे। ख्वारिज़्म साम्राज्य क्या था? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था और बल का सामना करने में गौरी वंश सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने समझ लिया कि भाई यहाँ पे अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अतः उन्होंने भांप लिया था कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।
इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट होकर मोहम्मद गोरी ने क्या किया, अपने आप को विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भारत की ओर अपना रुख क्या किया, मोड़ लिया। मोहम्मद गोरी भारत में लूटपाट करने के स्थान पर भारत में स्थायी शासन की स्थापना के क्या था, पक्ष में था। यानी वो चाहता था कि भारत में एक स्थायी शासन बने। महमूद गजनवी का मेन मकसद था धन को लूटना, लेकिन मोहम्मद गोरी का मेन कारण क्या था कि यहाँ पे स्थायी शासन की स्थापना करना। उसने अपने सभी जो अभियान थे ना वो सुनियोजित प्री प्लान तरीके से किया तथा हर क्षेत्र को जीत लिया। और जो जीते हुए क्षेत्र थे ना वहाँ पे एक सेनापति की नियुक्ति की, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में वो सेनापति वहाँ पे शासन चला सके, उसकी अनुपस्थिति में शासन का संचालन कर सके। उसके आक्रमणों के परिणामस्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। यानी 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पे बैठा था। कई सारे साम्राज्य जो है शक्तिशाली हो रहे थे। उसने देखा कि उसकी दाल वहाँ गलने वाली नहीं है, तो उसने अपना रुख भारत की ओर मोड़ दिया। भारत में आने का मकसद धन लूटना नहीं था, बल्कि अपना साम्राज्य स्थापित करना था। लूटपाट नहीं बल्कि स्थायी शासन बनाना था और तुर्क साम्राज्य की क्या करना था, स्थापना करना था। सबसे पहला टॉपिक अब अगला आता है आपका, पंजाब तथा सिंध पे कैसे उसने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। पंजाब और सिंध पे विजय। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान 1175 में छेड़ा था। उसने मुल्तान की ओर रुख किया और उसके शासक से उसको मुक्त कराया। यानी पहला अभियान कब हुआ था, पहला अभियान 1175 में मुल्तान के शासक से मुक्त करा दिया। दूसरा अभियान उनका 1176 में सिंध पे कब्जा कर लिया था, है ना। इसी अभियान के तहत उन्होंने भाटी राजपूतों से कच्छ को जीत लिया था। सन 1178 में उन्होंने पुनः गुजरात पर क्या किया था, विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, यानी गुजरात की तरफ चले गए। लेकिन गुजरात के जो चालुक्य वंश थे ना, वहाँ पे भीम सेकंड का शासन था और उसे अहिलवारा के युद्ध में क्या किया था, पराजित कर दिया। हालांकि यह हार भी उसे निराश ना कर सकी। यानी एक जो तीसरा आक्रमण था 1178 में हुआ था गुजरात में, जो गोरी की, इसमें हार हो गई थी और वहाँ के शासक कौन थे, भीमदेव सेकंड थे। इसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से पराजित हो गए थे। लेकिन पराजित होने के बाद में जो मोहम्मद गोरी थे वो निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, पंजाब में मजबूत आधार बनाया और बिना वह भारत के अन्य हिस्से जीत नहीं सकता। यानी उसने सोचा कि अब मुझे पंजाब की तरफ रुख करना चाहिए। जब तक पंजाब को मैं कब्जे में नहीं लाता हूँ, जब तक भारत में अन्य हिस्से में कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान किया। परिणामस्वरूप सन 1179 से 80 तक पेशावर, 1186 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। यानी 90 तक मुल्तान, सिंध, पंजाब कई सारे इलाकों में कब्जा कर लिया। सियालकोट का किला, देवोग का किला, ये सारे अगले शिकार बना लिए। 1190 तक मुल्तान, सिंध, पंजाब कई सारे क्षेत्रों पर उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो पहला अभियान क्या था, 1175 मुल्तान पे, दूसरा 76 सिंध पे, तीसरा अभियान कहाँ पर था, गुजरात पे, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। नेक्स्ट आता है, अगला आता है हमारा तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार हो गई थी और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तराइन के युद्ध के बारे में जानते हैं तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे और ये भटिंडा के लिए हुआ था, हरियाणा। गोरी इस युद्ध में हार गए थे और भटिंडा के लिए ये लड़ाई हुई थी। तो ये तराइन का पहला युद्ध था। पंजाब पर गोरी का आधिपत्य, गंगा दोआब के अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सामने ले आया। पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर अपना अधिकार किया था और इसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी तक विस्तार करने की थी, जो कि मोहम्मद गोरी की भी थी। भटिंडा के दावे को लेकर दोनों में युद्ध हुआ और तराई के मैदान में दोनों आमने सामने आए 1191 में। लेकिन गोरी की सेना जो है इसमें पराजित हो गई थी और वो मोहम्मद गोरी तो मरते मरते बचे थे, है ना। पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा को जीत लिया और उसकी मोर्चेबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गोरी को भारत पर दोबारा आक्रमण करने के लिए और अपनी शक्ति संगठित करने के लिए एक मौका दे दिया। इसीलिए हमने तराइन का दूसरा युद्ध भी देखा था और इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने इस आक्रमण को बड़ी चतुराई से किया था। तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थी, तराई के मैदान में आमने सामने थी, इसीलिए तराइन का युद्ध कहते हैं। भारतीय सेना हालांकि संख्या में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो तुर्क सेना थी ना वो बहुत ज़्यादा सुनियोजित थी। उनके पास तेज़ दौड़ने वाले अवरोही टुकड़ों के साथ में थे। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित नहीं थी, न उसमें कुशल तथा तेज़ तुर्की अवरोही सेना के मुकाबले
इतना ज़्यादा आगे एडवांस नहीं थी। हालांकि भारतीय सेना क्या थी, ज़्यादा थी। तुर्कों ने क्या किया, अवरोही सेना में दो तकनीक का इस्तेमाल किया था। पहला तो घोड़ों के पैरों में नाल लगवाई ताकि घोड़े की क्या हो, उम्र बढ़ सके और उसकी खुरों की रक्षा की जा सके। दूसरा, घोड़ों पे रकाब का प्रयोग किया ताकि घुड़सवार क्या करें, घोड़ों पे अपना नियंत्रण बना कर रखें। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक इसमें मारे गए थे और पृथ्वीराज चौहान भी भागने का प्रयत्न किया। इन सरस्वती नदी के किनारे वो पकड़े गए और तुर्की सेना ने क्या किया था, हाँसी, सरस्वती, सामाना से किलों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद वे दिल्ली तथा अजमेर की ओर लगातार बढ़ते गए। तराई के युद्ध मतलब 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तराई का दूसरा युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे युद्ध में हार गए थे। हारने का दो कारण था कि हमारे पास उनके पास सैनिक तो थी, पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन कुशल और प्रशिक्षित नहीं थी, और साथ ही साथ में जो है घोड़े पे लगाम भी नहीं था। इसकी वजह से क्या था, मतलब नियंत्रण जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना काफ़ी पीछे मतलब हो गई थी। इसके पश्चात क्या हुआ, मोहम्मद गोरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंपकर गजनी वापस चले जाते हैं। और आपको पता है गुलाम वंश या मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। सन 1194 में मोहम्मद गोरी वापस भारत लौटते हैं और जब जैसे ही भारत लौटते हैं तो 1194 में भारत में एक और युद्ध करते हैं, वो जीत जाते हैं, जो कि जयचंद घेड़वाल के लिए करते हैं। उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट चंद्रवार और जयचंद को पराजित किया। इस प्रकार तराई तथा चंद्रवार के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव महमूद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक था। यानी जो मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था और जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उसमें बहुत अंतर था। ये आपके क्वेश्चन भी आता है, क्या अंतर था। मोहम्मद गोरी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, महमूद गजनवी क्या लूट करना चाहते थे और पूरा साम्राज्य तबाह करना चाहते थे। जहां महमूद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं मोहम्मद गोरी अपने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। सन 1206 में हुई उनकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला क्या करता है, सुल्तान बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से देखते हैं। पंजाब का युद्ध कैसे लड़ा था, फिर तराइन का युद्ध हुआ था, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी विजय रहते हैं, भारत में तुर्क शासन की स्थापना हो जाती है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक बनाते हैं और वही भारत के पहले सुल्तान बन जाते हैं। आइए कुछ पाठगत प्रश्न करते हैं बच्चों। सुल्तान मोहम्मद गोरी देश का शासक था, तो मोहम्मद गोरी गजनी अफगानिस्तान के शासक थे। तराई का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में। कब हुआ था, 1191 में। दूसरा कब हुआ था, 1192 में। मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तराई का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, 1192 में। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण में सबसे बड़ा अंतर क्या था, तो भाई ये शासन स्थापित करना चाहते थे, ये लूटमार करना चाहते थे, ये अंतर था। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग वंश के बारे में। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है बच्चों, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अब पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था आपको कई सारे 5 वंशों ने राज किया था। GK TSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक क्या किया था, भारत पे शासन किया था। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय रहे और उसके बाद में मुगल काल की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश के बारे में आइए पहले सबसे पहले शासकों के नाम देखते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले संस्थापक आते हैं। पहले मुस्लिम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 से 1210 तक। उसके बाद इनके दामाद इल्तुतमिश 1210 से 36 तक शासक बनते हैं। इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की सल्तनत पे पहली महिला शासिका थी 1236 से 1240 में। इसी बीच में बहरम शाह 40 से 42 और मसूद शाह 42 से 44 में शासक बने। फिर नसीरुद्दीन महमूद जो है
ये शासक बनते हैं और उसके बाद बलबन जो हैं शासक बनते हैं। बलबन 1266 से 87 तक बने। उसके बाद में बलबन के जो पौत्र शासक थे केकुबाद शासक बनते हैं। फिर कैमूर इनका पुत्र बनता है। उसके बाद में जो कैमूर जब थे ना, उसी टाइम पे युद्ध मंत्री थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये बाद में जो है कैमूर की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या है शासक बनते हैं और उसी के बाद में खिलजी वंश की क्या होती है स्थापना हो जाती है। तो ये गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासकों के नाम हैं। बाद में मैं नाम लूँगा इन लोगों को के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, फिर बलबन। और बलबन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इल्तुतमिश है और एक बलबन है। इनकी जो नीतियाँ थी ना, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आता है मामलुक वंश, इसी को हम गुलाम वंश कहते हैं, जो कि 1206 से 1290 के बीच में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के साथ भारत में मामलुक सुल्तान यानी गुलाम वंश के युग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चले जाते हैं, फिर जो मामलुक गुलाम वंश जो है का युग आरंभ हो जाता है। मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? स्वामित्व होता है। ये सैन्य अभियान के लिए उपयोग किए जाने वाले तुर्की के गुलामों को निम्न गुलामों से जो घरेलू कार्य अथवा कारीगर से अंतर व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था। मामलुक सुल्तानों का शासन 1206 से 1290 तक था। मामलुक सुल्तान उन्हीं को कहते हैं जो गुलाम वंश होते हैं। और इसमें इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे और ये भी एक गुलाम थे, इसीलिए तो गुलाम वंश कहते हैं। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारे उपाधि दिया गया। जैसे एक उपाधि इनकी है लाख बख्श की उपाधि। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों दान करने वाला। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहलाया। ये मलिक और सीपे सहलार के रूप में इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था? लाहौर को। उसके बाद ऐबक ने क्या किया? कई सारी चीज़ों का निर्माण कराया था। जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में पहली मस्जिद थी, और कुतुब मीनार का निर्माण कराया इन्होंने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की के गुलाम था जो मोहम्मद गोरी की सेना में ऊंचे पद पर क्या था? पहुंच गया था। सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया था। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक उत्तर भारत में पहले मुस्लिम कौन थे? शासक था। ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय सरदारों की ओर से कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा था। गजनी का शासक उस टाइम पे तजुद्दीन याल्दोस दिल्ली पर अपना एकाधिकार समझता था। मुल्तान सिंध का शासक नसीरुद्दीन कबाचा भी स्वतंत्रता पाने के लिए बिल्कुल व्याकुल था। यानी विद्रोह तो इसके चारों तरफ थे ही। कुतुबुद्दीन ऐबक समझौता और शक्ति प्रदर्शन द्वारा इन शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहा। तो समझौता किया तो शक्ति प्रदर्शन किया। उसने याल्दोस को पराजित कर गजनी पे भी अपना हथिया लिया था। जयचंद के उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र ने बदायूं तथा कन्नौज से तुर्कों को बाहर खदेड़ दिया था। ऐबक ने दोनों क्षेत्रों को पुनः दोबारा क्या किया था? जीत लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वीर थे, वफादार थे और नम्र थे, और उनकी विनम्रता के चलते उन्हें लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। और ये मोहम्मद गोरी के क्या थे? गुलाम थे। इनको कुरान खां भी कहते हैं, जो कुरान शरीफ को सुरीले स्वर में पढ़ते थे। हातिम ताई भी इनको बोलते हैं, हृदय दिल वाले थे। लाख बख्श भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना। ये वास्तविक संस्थापक थे। ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मामलुक शब्द क्या है? अरबी शब्द है जिसका मतलब स्वामित्व होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तुर्की गुलाम थे। मोहम्मद गोरी की सेना में ये क्या थे? ऊंचे पदों पे थे। 1206 में गोरी की जैसी मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक बनते हैं ये। राजपूत और भारतीय सरदारों ने इनके टाइम पे विद्रोह किया था। इन्होंने याल्दोज को पराजित कर गजनी अपने कंट्रोल में ले लिया था। वीर, वफादार और नम्र थे। लाख बख्श की उपाधि भी इनको कहते थे। इनकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए हो गई थी। चौगान का मतलब क्या है? घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये इन्होंने क्या किया था? बनवाया था। आपको बताना है कमेंट कर कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में क्या होता है? इनके जो है दामाद, और ये भी एक गुलाम थे, इल्तुतमिश क्या बनते हैं? सुल्तान बनते हैं। इल्तुतमिश कौन थे? इलबरी तुर्क के थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर लिया था। 1 लाख जीतल में इनको क्या किया था? खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ ही कर दिया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश थे।
दिल्ली सल्तनत के पहले शासन थे जिन्होंने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो धारण नहीं किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने पता क्या किया, लाहौर जो था ना उसको राजधानी बदलकर लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, दिल्ली में कर दी थी। और ऐसा करने वाले पहले शासक बन गए थे, इसीलिए इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर वास्तविक कौन है, इल्तुतमिश है। इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और ये अपने प्रशासन को चलाने के लिए ना इन्होंने क्या किया था, एक दल बनाया था जिसका नाम था गुलाम चालीसा। गुलाम चालीसा, इसमें 40 प्रतिष्ठित लोगों का क्या था, समूह था, और इन्हीं के हिसाब से क्या करते थे, काम करते थे। और इसको 40 दल भी कहते थे और तुर्कान चहलगामी भी कहते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। पहले बुक में आपके क्या लिखा पढ़ते हैं। 1210 में चौगान खेलते हुए क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ अमीरों ने क्या किया, उसका एक पुत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका नाम था आरामसा। अब आरामसा को क्या किया, दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन जो आरामसा थे ना वो अयोग्य व्यक्ति थे। तुर्की के अमीरों ने इसके खिलाफ क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। और दिल्ली के तुर्की सरदार ने क्या किया, बदायूं का एक शासक था, यानी इल्तुतमिश पहले कहाँ के शासक थे, बदायूं के क्या थे, शासक थे, और ऐबक के दामाद थे। इल्तुतमिश को दिल्ली में आमंत्रित किया कि आओ, दिल्ली सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। आरामसा ने बड़ी सेना के साथ लाहौर से दिल्ली आकर उसका सामना किया, किंतु इल्तुतमिश ने क्या किया, जो आरामसा थे उसको पराजित कर दिया और शमसुद्दीन के नाम पर क्या हो गया, गद्दी पे बैठ गया। यानी जो इल्तुतमिश थे उनका किस नाम से गद्दी पे बैठे थे, शमसुद्दीन के नाम से क्या हुआ था, गद्दी पे बैठ गए थे। दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो इल्तुतमिश हैं। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे तो चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए थे। यालदोज, कवाचा, अली मर्दान जैसे कई सारे तुर्क सेनापति फिर से सिर उठा रहे थे। जालार और रणथंभौर के शासक, ग्वालियर, कालिंजर के शासक, इन सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और सल्तनत डगमगा रही थी। इनके अतिरिक्त सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खान की बढ़ती शक्ति का भी भय था। चंगेज खान कौन थे, मंगोलों के सबसे प्रतापी जो शासक थे चंगेज खान। इन्होंने भारत पे कई बार प्रयास किया आक्रमण का, परंतु ये सफल नहीं हो पाए। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम स्वयं को संगठित करना प्रारंभ किया। उसने तराइन के मैदान में यालदोज को हराया। तो तराइन के युद्ध हुए थे। अब तराइन का मैंने बताया था आपको, तराइन का पहला युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था और तीसरा हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191। दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 में हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था बच्चों 1215 में। तराइन के मैदान में यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, जिसमें यालदोज को पराजित कर दिया। 1217 में उसने क्वाचा के पांव पंजाब से उखाड़ दिया और 20 में चंगेज खान ने क्या किया, ख्वारिज साम्राज्य का विनाश किया। तो जो ख्वारिज साम्राज्य के इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश को मंगोलों से प्रत्यक्ष संघर्ष को टालने की आवश्यकता महसूस की कि मंगोल हमारे ऊपर भी आक्रमण न कर दें। तो ख्वारिज शाह का जो पुत्र था ना, वो जलालुद्दीन मंगबरानी, वो भागते भागते क्या हुआ, मंगोलों से बचते बचते हमारे वहाँ पे आ गया था। इल्तुतमिश के दरबार में आया था और शरण मांग रहा था। नहीं, इल्तुतमिश ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश अगर उसको शरण देते तो डायरेक्ट मंगोलों से क्या होता, वो दुश्मनी लेते, जिसकी वजह से मंगोलों अपनी सूझबूझ के कारण मंगोलों का हमला उन्होंने टाल दिया था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के द्वारा होते विनाश से बचा लिया। सन 1225 के उपरांत इल्तुतमिश ने अपनी सेनाओं को पूर्व प्रदेश के विरोध को दबाने के लिए प्रयोग किया। 26 से 27 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी, जिसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी बंगाल प्लस में बिहार फिर से क्या थे, दिल्ली सल्तनत में आ गए थे, और इसके लिए इवाज खान को पराजित करना पड़ा था। राजपूत शासकों के विरुद्ध भी समान अभियान चलाया गया था। 1226 में रणथंभौर हो गया। 31 में इल्तुतमिश ने अपने अधिकार मंदोर, जालोर, बयाना, ग्वालियर इन सभी क्षेत्रों पे क्या है कर लिया था। आपको बस कहानी की तरह समझनी कि इल्तुतमिश कौन था, इसने कैसे कैसे क्या मंगोलों का आक्रमण कैसे टाला था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्य सारे पूर्ण कर दिए थे और दिल्ली सल्तनत अब एक विस्तृत भूभाग पर फैल गई थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने विश्वासपत्र अधिकारियों का एक समूह बनाया था, जिसे तुर्क चहलगामी कहते हैं, जिसे मैंने बताया था गुलाम चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। वे एक दूरदर्शी शासक था और उसने नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित भी किया था।
इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीरों का सफाया कर दिया। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी और मध्य एशिया से अलग किया। इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी के खलीफा से वैधता पाने के लिए पत्र 1229 में क्या किया था, हासिल कर लिया था। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक संस्थान जैसे एकता प्रणाली चलाई थी। क्या चलाई थी? एकता प्रणाली के जनक कौन है? इल्तुतमिश है। एकता का मतलब कि अब किसी भी लोग को वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन के बदले ज़मीन का टुकड़ा दिया जाएगा या जागीर दिया जाएगा। और इसको प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? इक्तेदार कहलाते थे। इक्तेदार जो एकता को प्राप्त करते थे। ये पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया था? अरबी में सिक्के को भी डाला था। चांदी के, तांबे के सिक्के भी इन्होंने क्या किया था? चलाए थे। सिक्का व्यवस्था को रूप देने के लिए इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए थे। उसने सल्तनत को 2 मूल सिक्के दिए, चांदी का टका दिया और तांबे का क्या दिया? जीतल। चांदी के जो सिक्के डाले थे उनका टका नाम था, तांबे के सीते का नाम क्या था? जीतल था। अपने अधीनस्थ क्षेत्रों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने व्यापक स्तर पर अपने तुर्क अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि यानी इक्ता दान करना चालू कर दिया। जिनको इक्ता मिलता था उसे इक्तेदार कहते थे। इक्ता को पाने वाले को इक्तेदार कहा जाता था और वे अपने अधीन क्षेत्रों से राजस्व वसूला करते थे। जितना उनसे होता था वसूलते थे, अपनी सेना रखते थे, जो बचता था आगे सल्तनत को पहुँचा देते थे। इसके द्वारा वे सत्ता को सेवा प्रदान करने के लिए एक सेना का रखरखाव किया करते थे, कानून तथा व्यवस्था का पालन करते थे तथा अपने खर्चों की भरपाई करते थे। इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक संभावनाओं को पहचाना और मुख्यतः उसी क्षेत्र में एकता बांटे। इसने इल्तुतमिश को उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्रों में एक वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण के प्रति आश्वस्त कर दिया था, यानी दोआब के क्षेत्र में ज़्यादा एकते बांटे थे। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या नोट्स बनाए हमने। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक क्या था? दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था। एकता प्रणाली चलाई थी इसने और गुलाम चालीसा कर एक संगठन बनाया था। नाम शमसुद्दीन नाम से जो है गद्दी पे बैठा था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी और दिल्ली को अपना क्या किया था? राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश कौन थे? ऐबक के पुत्र आराम शाह जो अयोग्य शासक थे। 8 महीने तक उन्होंने शासन किया था। उसके बाद इनको हटाकर तुर्की के अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बदायूं के एक शासक थे, उनका नाम क्या था? इल्तुतमिश। उसको बुलाया गया। दिल्ली सल्तनत को संगठित किया इसने और राजधानी लाहौर से दिल्ली को बना दिया था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में लड़ा था। यालदोज को हराकर दिल्ली सल्तनत को विस्तार कर लिया। 1217 में क्वाचा को हराया। पंजाब में 1220 में दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाया, शरण देने से मना कर दिया था। गुलाम चालीसा यानी तुर्क चहलगामी बनाई थी और इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली को चलाया था और अरबी के सिक्के डाले थे। और चांदी जिसको टांका बोलते हैं और तांबा को क्या बोलते थे? जीतल बोलते थे। और जो कुतुब मीनार अधूरा रह गया था उस कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी होती है रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी। इनका शासनकाल 1236 से 1240 था। इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था क्योंकि जितने भी उनके पुत्र थे वो अयोग्य थे। इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका नाम रुकनुद्दीन था। उसको भी कई सारे लोग शासक बनाना चाहते थे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि एक महिला क्या करे? शासक बने। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश के सम्मुख उत्तराधिकारी की समस्या थी और इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों में से अपनी पुत्री को सिर्फ काबिल समझा। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद में जो तुर्क अमीर थे उन्होंने बगावत कर दी और रुकनुद्दीन फिरोज सेना के कुछ अधिकारियों की सहायता से, और ये कौन था? बेटा था इल्तुतमिश का, ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। सैन्य अधिकारियों के सहयोग से रजिया जो है गद्दी पर क्या करती है? बैठ जाती है। अपनी खूबियों के बावजूद रजिया बेहतर शासन नहीं कर पाई क्योंकि मुख्यतः उसने गैर तुर्कों को कुलीन वर्ग के बराबरी दर्जा देकर तुर्की अमीरों के विरोध में पैदा कर दिया। यानी रजिया सुल्तान असफल क्यों हुई? क्योंकि जो गैर तुर्क थे ना उनको वो शासन में ला रही थी। जैसे इसमें मुख्य कौन था? आबीसियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखनूर यानी घोड़ों का मालिक बना दिया। कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अन्य गैर तुर्कों को नियुक्त कर दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया और इससे उनका विरोध लगातार बढ़ गया। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद वे दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, अतः सरदारों ने क्या किया? उसके क्षेत्रों में विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसे महिला की मर्यादा भंग करने और आबीसियाई सरदार याकूब के साथ करीबी होने के कारण आरोप लगाया और कुछ टाइम बाद क्या हुआ? इनको पराजित कर दिया और इनको मार दिया गया। इस प्रकार इनका शासनकाल छोटा रहा और 1240 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। रजिया सुल्तान का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि गैर तुर्कों को ये ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या करी थी? बिठा रही थी।
अगला टॉपिक आता है बच्चों नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? इनका शासनकाल 1246 से लेकर 1266 के बीच में था। नसीरुद्दीन महमूद जो नायब थे बलबन, नायब इनके नायब जो थे वो बलबन थे, और इनके बलबन ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? ये इल्तुतमिश के का पोता था। इल्तुतमिश का पोता कौन था? नसीरुद्दीन महमूद थे। लेकिन इस टाइम पे जो गुलाम चालीसा थे ना, उनकी शक्तियाँ लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो गुलाम चालीसा के लोगों ने क्या किया, कई सारे लोगों को शासक बनाया था। सुल्तान तथा तुर्की सरदारों चहलगामी के बीच सत्ता का संघर्ष रजिया के समय से प्रारंभ हो गया। और आपको पता है जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान कब तक थी? 1236 से लेकर 1240 तक शासिका थी। लेकिन इन्होंने गैर तुर्कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, और जो है अस्तबल घोड़ों का मालिक किसी और को बना दिया था। तो इसलिए क्या हुआ था, रजिया के खिलाफ जो है विद्रोह हो गया था। वह चलता रहा। रजिया की मृत्यु के बाद इन जो चहलगामी थे ना, इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो गद्दी पे किसे बिठाना है और किसे उतारना है उस हद तक काबिल हो गए थे। जैसे उन्होंने बहराम शाह को 1240 से लेकर 1242 में, मसूद शाह को 42 से 44 तक दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया, सुल्तान बनाए और हटा दिए। इसके बाद में 1246 में क्या हुआ, जो उलूग खां था। अब आप कहोगे ये उलूग खां कौन है? तो उलूग खां का ही नाम आगे चलकर बलबन, उलूग खां यानी बलबन, बलबन का नाम क्या था? उलूग खां भी था, ध्यान रखना। उलूग खां यानी कालांतर में जिसे बलबन के नाम से जाना गया, ने एक प्रयोग किया, और जो युवा नसीरुद्दीन थे ना, जो कि इल्तुतमिश के पोता थे, उनको क्या किया, सुल्तान बना दिया और खुद उसका नाइब बन गया, यानी देख रेख करने वाला। अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए उसकी बलबन की एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? नसीरुद्दीन के साथ। इसका मतलब अब नसीरुद्दीन उसका दामाद भी बन गया और वो ससुर बन गया, नसीरुद्दीन से कर दिया। लेकिन सुल्तान नसीरुद्दीन मसूद जो है 1265 में मारा गया, और ऐसा कहा जाता है इब्न बतूता और तथा इलामी के अनुसार बलबन ने खुद ही अपने राजा को जहर देकर मरवा दिया था। और क्यों मरवाया था? ताकि वो खुद जो है सिंहासन पर क्या करे, कब्जा कर सके, बैठ सके। उसके बाद शासन आता है बच्चों बलबन का, जो कि दिल्ली के आखिरी जो है मतलब दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी जो है पावरफुल रूलर कहे जाते हैं, 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के। अब बलबन 1266 से 1287 तक क्या था, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। सुल्तान तुर्की सरदारों के बीच इसने संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि इतिहास में बलबन के नाम से प्रसिद्ध उलूग खां ने सत्ता का केंद्रीकरण सन 1266 में सिंहासन पर कब्जा कर नहीं कर दिया, यानी इसने केंद्रीकरण कर दिया था। और जो तुर्की सरदार थे ना, जो गुलाम चालीसा थे, उन सभी का क्या किया था, इसने दमन कर दिया था, ध्यान रखना। तो बलबन का अगर पूछे, बलबन को उपाधि मिली थी उलूग खां, और इनका मूल नाम तो बहाउद्दीन था। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश के समय ये कौन थे, बलबन कौन थे इल्तुतमिश के टाइम पे? ये गुलाम चालीसा के खुद सदस्य थे। लेकिन बलबन ने ही क्या किया था, आगे चलकर गुलाम चालीसा का दमन कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया उन्होंने। और बलबन ने पता है सुल्तान के पद को बढ़ाने के लिए दो प्रथा चालू कर दी, एक तो सिजदा, एक है पाबोस, कि सुल्तान के आगे झुककर और उनके जो कपड़े हैं उसको चूम कर रहना पड़ेगा। और इन्होंने एक त्यौहार नौरोज़ त्यौहार भी मनाना चालू कर दिया। बलबन अपने आप को एकदम शुद्ध और ईरान के अमीर वर्ग का वंश मानता था। इल्तुतमिश के समय कौन था बेटा? गुलाम चालीसा का खुद सदस्य था। और गुलाम चालीसा मैंने बताया था कि कब बना था। बलबन के अनुसार क्या था कि जो सुल्तान होता है ना, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और अपने आप को जो है अपने आप को नायब खुदाई कहकर बुलाता था। गुलाम दल का दमन कर दिया तो गुलाम चालीसा का नौरोज़ त्यौहार मनाया था। और इसने अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए नए सैन्य विभाग बनाए थे, कई सारे सैन्य विभाग बनाए थे। और एक सैन्य विभाग ऐसा था, उसका नाम था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। उसके बाद में इसको अपने शासन जो इसके मंत्री लोग थे वो सब थे, उन पे भरोसा नहीं था, तो इसलिए इसने दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग की क्या की थी, स्थापना की थी। बलबन के टाइम पे मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था। जब बलबन सुल्तान बना उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी, कई तुर्क सरदार उसके विरोधी हो चुके थे। मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए भी अवसर तलाश रहे थे। सुदूर प्रांत के शासक स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे, यानी बहुत ही बुरे हालत थे। वहीं भारतीय शासक भी विद्रोह करने लगे थे। दिल्ली तथा दोआब क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सोचने वाली थी। गंगा यमुना दोआब अवध मध्य सड़कों पर डकैत लुटेरों इन सभी का क्या था, वर्चस्व था। शासन पूरी तरीके से चरमरा रहा था। क्षेत्रों में यातायात असंभव हो गया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं।
कुछ राजपूतों जमींदारों ने इन क्षेत्रों में अपने किले बनवाकर सरकार के प्रति विद्रोह दिखा दिया था। मेवाती तो इतने निर्भीक हो चले थे कि बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में भी लोगों को लूट लिया करते थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने एकदम कठोर नीति अपनाई। कई मेवाती मारे गए। राजपूतों के मजबूत गढ़ बदायूं के आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान बलबन थे। बलबन ने निरंकुश तरीके से शासन किया, यानी बलबन ने लौह और रक्त की शुद्ध नीति अपनाई थी। उसने किसी भी कुलीन वर्ग के व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होने ही नहीं दिया कि आगे कोई बगावत करे। उसने राजस्व के सिद्धांत की भी स्थापना की। इतिहासकार बन्नी, जो स्वयं तुर्को विद्वानों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने क्या कहा, बलबन कैसा सोचता था, जब भी मैं किसी नीचे इंसान को देखता हूँ, नीचे कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरी आंखें सुलग उठते और गुस्से में मैं तलवार उठा लेता हूँ। क्यों? मारने के लिए। इसका मतलब गैर तुर्कों के प्रति क्या था, बलबन का रवैया बहुत ही सख्त था। हमें पता नहीं कि बलबन ने वास्तव में ऐसा क्यों कहा, किंतु गैर तुर्कों के प्रति उनका विचार इस प्रकार का था। बलबन अपनी सत्ता किसी से भी बांट नहीं सकते थे, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी वो सत्ता बांटना नहीं चाहते थे। बलबन ने क्या किया, जो तुर्क चहलगामी की शक्तियों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध था, स्वयं को सजग रखने के लिए ही बलबन ने हर विभाग में गुप्तचर वो नियुक्त कर दिया और एक अलग से गुप्तचर विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवान-ए-बरीद। ये गुप्तचर विभाग था। और सैन्य विभाग का नाम क्या था, दीवान-ए-अर्ज। ये नए सैन्य विभाग का नाम था, जो आंतरिक विद्रोह के लिए भी लड़ सके और पंजाब की ओर रुख कर रहे दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा बन रहे मंगोलों को भी माकूल जवाब दे सके। उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज का पुनर्गठन किया और विद्रोह को दमन करने के लिए कई सारे हिस्सों में सेनाओं की नियुक्ति की। मेवात, दोआब, अवध, कौशल के विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। बलबन ने पूर्वी राजपूताना क्षेत्र अजमेर और नागौर पर विजय पाई, किंतु ग्वालियर रणथंभौर पर विजय हासिल करने में वो नाकामयाब रहा, यानी ग्वालियर और रणथंभौर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। सन 1279 में मंगोलों के खतरों से उत्साहित होकर सुल्तान की बढ़ती आयु को देखकर बंगाल के शासक कौन थे, तुगरिल बेग ने विद्रोह कर दिया कि भाई मंगोल आक्रमण कर रहे हैं और सुल्तान की आयु बढ़ रही है। तो जो बंगाल के जो शासक थे तुगरिल बेग, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा लिया। बलबन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरिल मारा गया। परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया, यानी जिसने विद्रोह किया वहाँ पर अपने पुत्र को भेज दिया और पुत्र को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इन सब कठोर निर्णय द्वारा बलबन ने अपनी स्थिति को क्या किया, मजबूत किया। लोगों को अपनी सत्ता की शक्ति तथा भव्यता से लोगों को प्रभावित कर दिया। बलबन ने एक वैभवशाली दरबार बनाया। उस दरबार में उसने हंसना, चुटकुले सुनना, ये सारी चीज़ बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब शासक वर्ग शराब का सेवन भी नहीं कर सकते, वो भी बंद कर दिया, जिससे कोई भी आराम की अवस्था में उसे ना देख ले। उसने दरबार में सिजदा यानी सलाम और पाइबोस यानी राजा के कदम चूमने जैसी प्रथा को क्या किया था, चालू कर दिया था। बलबन निसंदेह दिल्ली सल्तनत के मुख्य निर्माताओं में से एक था। विशेषकर सरकार और उसके संस्थानों राजा शक्तियों को सुदृढ़ कर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को क्या किया, बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की। किंतु फिर भी वो मंगोलों के आक्रमण के उत्तर भारत को नहीं बचा पाया और गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों और अधिकारों से विमुक्त कर मात्र कुछ ही समूहों के बीच अधिकारी शक्तियों के वितरण ने अन्य लोगों में उसके प्रति असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी कुछ ही लोगों को क्या करता था, वो तो सत्ता बांटना ही नहीं चाहता था, उसका बस चलता तो हर जगह वो खुद ही राज करता। इसने उसकी मृत्यु के पश्चात नए संघर्ष को जन्म दे दिया। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद ही कुलीनों ने क्या किया, उसके पोते केकुबात को गद्दी पे बिठा दिया था। लेकिन जल्दी उसके केकुबात के पुत्र ने कैमूर ने उसे सत्ता से हटा दिया था, जो कि स्वयं मात्र 3 माता की शासन कर पाया था कैमूर भी। उसी के टाइम पे बलबन के शासन के दौरान पर ही फिरोज जिसे आगे हम खिलजी जो सल्तनत था ना, उसका संस्थापक मानेंगे, पश्चिमी सैन्य अभियान का संचालक था और उसने क्या किया, मंगोलों के खिलाफ कई सारे असफल अभियान किए थे। उसे दिल्ली बुला दिया गया और यहाँ पे अर्ज मुमालिक यानी युद्ध मंत्री बना दिया गया। उसने 1290 में कड़ा कदम उठाकर कैमूर की हत्या कर दी तथा खुद गद्दी पे बैठ गया और खिलजी कुलीनों के एक वर्ग ने खिलजी वंश की आगे चलकर नींव डाली। बलबन के बाद जो है केकुबाद और उसके बाद कैमूर की हत्या कर खिलजी वंश की जो है नींव डल गई। कुछ विद्वान इसे वांशिक क्रांति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसने तथाकथित गुलाम वंश का क्या किया, अंत कर दिया और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के रूप में सिंहासन पर बैठा, जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे ये 70 वर्ष की आयु में यानी सबसे वृद्ध शासन थे दिल्ली सल्तनत के। तो ये था, हमने पढ़ा बलबन के बारे में।
बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई थी। उसने राजपथ के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कुलीनों और सुल्तान के बीच में रिश्तों को पुनः परिभाषित किया था। तो ये बलबन के बारे में था, बलबन ने क्या क्या किया बता दिया। एक बार फिर से बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी उपाधि उलूग खां थी। लोहे रक्त की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश के टाइम पे गुलाम चालीसा का सदस्य था। इसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। बलबन अपने आप को ऊंचे कुल का मानता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने आप को फर्रे और जिले इलाही कहा था। गुलाम दल चालीसा का दमन कर दिया था। सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने के लिए क्या किया था, सिजदा और पाबोस इसको स्टार्ट किया था। फारसी उत्सव नवरोज मनाया था। नए सैन्य विभाग, नए गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह और मसूद शाह गुलाम चालीसा की वजह से बनते हैं। नसरुद्दीन महमूद और बलबन। बलबन का पुत्र शासक केकुबाद बनता है। इसका पुत्र कैमूर होता है। इसने उसको हत्या कर खुद बन जाता है। कैमूर युद्ध मंत्री होता है। कैमूर के टाइम पे युद्ध मंत्री जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं। फिर खिलजी वंश की क्या है, नींव डल जाती है और यहीं से मामलुक वंश, गुलाम वंश का क्या होता है, सफाया हो जाता है, यानी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उपाधि उलूग खां की थी। इल्तुतमिश के समय गुलाम चालीसा का सदस्य था। जब सुल्तान की स्थिति में आया था तो मजबूत नहीं था। क्या क्या चीज़ यहाँ पे है ये आप देख लेना। मैंने कई सारी चीज़ें बता दी आपको ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगला आता है पाठगत प्रश्न देखते हैं। सिंहासन पर बैठते समय इल्तुतमिश के समक्ष कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं। तो जब इल्तुतमिश शासन पर बैठा था तो अमीर और अभिजात वर्ग में असंतोष था और विद्रोह था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, ये ऐबक का गुलाम था और इसको ऐबक ने 1 लाख जीतल में क्या किया था, खरीदा था और अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से कर दिया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का ये क्या था, सूबेदार था। असंगठित प्रशासन था और अव्यवस्थित और अपरिभाषित क्या थी, सीमाएँ थी। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्क चहलगामी क्या था। तो तुर्क चहलगामी का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको कि गुलाम सदस्यों का दल बनाया था जिसमें 40 लोग थे। गुलाम चालीसा भी जिसे कहा जाता था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आपके अनुसार कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछे जिसने उपाधि धारण की थी तो वो इल्तुतमिश थे। सत्ता के वर्चस्व को सुल्तान के पास कायम रखने के लिए बलबन ने किन किन उपायों को क्या किया था, अपनाया था। बलबन ने क्या किया था, कड़े नियमों वाला शानदार दरबार बनाया था। शासक के सिद्धांत को स्थापित तथा सुल्तान और अमीरों के रिश्तों को पुनः परिभाषित किया था। सिजदा और पाबोस जैसे क्या किया था, शुरुआत की थी। किसी भी कुलीन को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी थी। तो ये बलबन ने किया था। गुलाम वंश के बाद बच्चों अगला आता है आपका खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश ये आपका टॉपिक 9.5 है। खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक भारत की दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या किया था, इन्होंने राज किया था। खिलजी वंश में हम 2 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 महत्वपूर्ण शासक खिलजी वंश के थे। अगर आपसे पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की क्या की थी, नींव डाली थी। और जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये 1290 से लेकर 1296 तक क्या थे, दिल्ली सल्तनत पे शासन इन्होंने किया था। जलालुद्दीन खिलजी सबसे वृद्ध शासक थे, दिल्ली सल्तनत के बूढ़े थे और इन्होंने जो बलबन का जो सिद्धांत था ना उसको बंद करवा दिया था। उलेमा वर्ग के अस्तित्व को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था और ये 70 वर्ष की आयु में क्या थे, शासक बने थे। मात्र 6 वर्ष तक ही क्या थे, ये शासक रह पाए थे। जलालुद्दीन 70 साल की आयु में गद्दी पर बैठे थे। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पूर्व कुलीनों को बरकरार रखा, किंतु खिलजियों के उदय ने महत्वपूर्ण कार्यालय में कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। पहले के जो सत्ता होती थी वहाँ पे जो कुलीनों को कम महत्व दिया जाता था, यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पहले गुलामों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहाँ पे खिलजी वंश में कम महत्व दिया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का शासक मात्र 6 वर्ष का था। उन्होंने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को क्या किया था, ढीला कर दिया था। वह सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि सत्ता जो है जनता के समर्थन पर चलना चाहिए और भारत में हिंदू आबादी है, इसलिए भारत में कभी भी मुस्लिम साम्राज्य
एक इस्लामिक साम्राज्य अच्छे से खड़ा नहीं कर सकते, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी बोलते थे। उसने कड़े दंड वाली नीति को त्याग दिया था, यहाँ तक कि जो लोग उसके लिए साजिशें रचते थे, उसके खिलाफ विद्रोह करते थे, उसको भी वो अपने आप को उदार दिखाने के लिए क्या करता था, क्षमादान कर देता था और उनका भरोसा जीतने के लिए उनको बड़े बड़े पद देता था। ऐसा करने के कारण कई सारे लोग बोलते थे कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, वो बहुत ही कमज़ोर शासक है। जलालुद्दीन खिलजी की सभी नीतियाँ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाद में पलट दी गई थी। अब जलालुद्दीन खिलजी, एक तो है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा और या दामाद भी थे, उनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम AK से लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आगे इनकी हत्या कर क्या है, शासक बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जलालुद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद थे, यानी वो दामाद और भतीजा थे, ये ध्यान रखना है। उसने अपने चाचा की मदद से सत्ता पाने में की थी, मतलब अपने चाचा की मदद की थी उसने सत्ता पाने में। अमीर तुजुक यानी उत्सवों का शहंशाह के रूप में स्टार्टिंग में उसको नियुक्त किया था उसके चाचा ने। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन ने कई सारी जीत युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसमें से महत्वपूर्ण क्या था, 1292 का और 1294 का। 1292 में एक भीलसा यानी विदिशा को अपने अधीन अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था और अवध का इक्ता प्रदान किया गया था उसे। वह अरीजी और मुमालिक यानी उस टाइम पे युद्ध मंत्री नियुक्त किया गया था। सन 1294 में पहली बार उसने दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। और 1294 में उसने, जब दिल्ली सल्तनत पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन था, 1294 में उसने दक्षिण भारत में क्या किया था, अभियान किया था। सिर्फ अभियान ही नहीं किया, सफल भी रहे और दक्षिण भारत में देवगिरी अभियान किया था। कौन सा अभियान, देवगिरी अभियान कब हुआ था, 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उस टाइम पे शासक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और ये दक्षिण भारत का जो सफल अभियान किया था और दक्षिण तक तुर्क साम्राज्य को लेकर गए थे। इस सफल अभियान ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार था। जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा यानी और ससुर की हत्या कर दी। 1296, इसके 2 साल बाद ही क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को इसके सहयोगी के साथ मिलकर क्या किया था, इनकी हत्या कर दी। बर्नी एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा था कि शहीद सुल्तान के शरीर से रक्त टपक ही रहा था, खून निकल ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ था, अपने आप को सुल्तान की उपाधि दे दी। अलाउद्दीन ने बलबन के शासक की निष्ठुर नीतियों को दोबारा से लाने का प्रयास किया। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता सारी छीन ली। शासन में उलेमाओं का जो हस्तक्षेप था ना, उसको भी बंद कर दिया। उलेमा मतलब जो धार्मिक नेता होते थे। उसे अपने शासनकाल के आरंभिक वर्ष में कई विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा। अब अलाउद्दीन खिलजी सोच रहे थे कि यार ये विद्रोह हो क्यों रहा है। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक, एक बुक आ गई यहाँ पे, एक लेखक थे, उनका नाम क्या था, बर्नी। बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है, तारीख ए फिरोजशाही। यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तारीख ए फिरोजशाही किसकी पुस्तक है, बर्नी की पुस्तक है। और बर्नी ने अपनी पुस्तक में कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने महसूस किया कि इन विद्रोह के 4 प्रमुख कारण हैं। अब विद्रोह के 4 प्रमुख कारण बता सकते हो। पहला कि गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता। तो सिंपल सी बात है, अगर गुप्तचर व्यवस्था अयोग्य है तो अलाउद्दीन खिलजी इसको कम कर क्या करेंगे, गुप्तचर को अच्छे से करेंगे। शराब का आम उपयोग हो रहा था, इसलिए विद्रोह हो रहा था। कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध था। कुछ कुलीन के पास क्या था, अत्यधिक संपत्ति थी। तो ये 4 प्रमुख कारण थे। प्रश्न पूछता है कि बर्नी के अनुसार जो तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या महसूस किया कि विद्रोह के क्या कारण, 4। नंबर 1 गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता थी, शराब आम था, कुलीन के बीच सामाजिक व्यवहार होता था और कुछ कुलीनों में आपस में अत्यधिक शक्ति होती थी, धन संपत्ति थी। इन विद्रोह और कड़ी को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो ऐसे परिवार जिन्हें मुफ्त में ज़मीन मिल गई थी, वे अपनी स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए कर का भुगतान करेंगे। यानी पहला, मुफ्त में ज़मीन मिली, कर देना पड़ेगा। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को दोबारा से संगठित किया और उसको अच्छे से प्रभावी रूप से लागू किया। शराब पे प्रतिबंध लगा दिया। भाई साहब, कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जिएगा, शराब पे प्रतिबंध है। शासन की अनुमति के बगैर अभिजात वर्ग के पास आपस में सामाजिक समारोह यानी बिना शासन की अनुमति के शादी विवाह पे रोक लगा दी।
अलाउद्दीन खिलजी ने इलाके जीतने के लिए महत्वाकांक्षा और मंगोलों से देश की रक्षा के लिए एक विशाल और स्थायी सेना रखा था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या था, एक स्थायी सेना थी। स्थायी सेना थी और सैनिक का रख रखाव भी करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, नगद वेतन देते थे। घुड़सवार, पैदल सैनिक सभी को रखा था इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बाजार में सुधार भी किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के बाजार बनाए थे। एक गल्ला और मंडी बाजार था जहां अनाज था, सबके लिए फल सब्जी मिलती थी। एक सराय ए अदल था जहां कपड़ा मिलता था। घोड़े, मवेशी और दासों का अलग से बाजार था और एक सामान्य बाजार था। तो बाजार पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारी नीतियां लेकर आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं ना, उन सबके मूल्य कम करा दिए। मूल्य को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के बाजार बनाए, जैसे अनाज बाजार, मंडी, कपड़ा बाजार हो गया, सराय आदिल, घोड़ों और जानवरों का बाजार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पर्यवेक्षक सहाना ए मंडी की भी नियुक्ति कर दी थी, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। सहाना ए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद, सूचना अधिकारी, मुहियन, गुप्तचर द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी का पता लगाते थे। और बाजार नियंत्रण प्रणाली तो इतनी कठोर थी अलाउद्दीन खिलजी की कि अगर कोई महंगा लेता या कम सामान तोलता तो उसका मांस काट दिया जाता था, उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था जितना कम तोलता था वो। तो बाजार नियंत्रण क्या था उनका, बाजार नियंत्रण बहुत ही बढ़िया प्रणाली थी। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कड़े से कड़ा दंड, जैसे कि राजधानी के निष्कासन, आर्थिक दंड, जेल तथा अंगभंग कर देते थे। मतलब राजधानी से निकाल देते थे, आर्थिक दंड देते थे, जेल से निकाल देते थे। घोड़े के मूल्य का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अच्छे घोड़े की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़ों के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़े को खरीदारी से उनके कम मूल्य सुनिश्चित किए गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार सुधार बहुत ही अच्छे से किया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स में। तो खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश कब से कब तक था, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश था, जिसमें से 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी थे और 1296 से लेकर 1306 तक जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1316 तक। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अगर पूछे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ये 1290 से 96 तक थे। ये वृद्ध शासक थे और इन्होंने किलूखरी के महल में अपना राज्याभिषेक किया था। ये 70 वर्ष की आयु में शासक बने थे, वृद्ध थे। बलबन की कठोर नीति के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था, उदारता की नीति अपनाई थी। अभिजात वर्ग का समर्थन इनको मिल गया था, कुलीन वर्गों का समर्थन मिला था, गुलामों को अनदेखा कर दिया था। अपने विद्रोहियों को क्षमा किया और इनको लोग कमजोर सुल्तान बताते थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी सारी नीतियों को पलट दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, इनके भतीजे थे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद थे। 2 प्रमुख जीत जलालुद्दीन के शासन के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एक 1292 में भिलासा के अधीन कर दिया था। 1294 में मैंने बताया था ना, देवगिरी का आक्रमण किया था। दक्षिण में भी तुर्क साम्राज्य फैला दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। 1296 में इन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीन ली। उलेमा के हस्तक्षेप को बंद कर दिया। कई सारे विद्रोह हुए। विद्रोह के 4 कारण इन्होंने बताए थे, उन सभी को खत्म कर दिया। मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और विशाल और स्थायी सेना जो है बनाया था। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इन्होंने क्या क्या किया था। अब आता है दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पे पहुंच गई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिम अभियान किया था, साथ ही साथ में दक्षिण में भी अभियान किया था। यानी चारों तरफ क्या किया था, इन्होंने अभियान किया था। और इनके कई सारे क्या थे, जो प्रमुख सेनापति थे ना, उनके द्वारा इन्होंने दक्षिण भारत अभियान किया, उत्तर भारत अभियान, हर जगह अभियान किया था। प्रमुख सेनापति में इनके मलिक काफूर आ जाते हैं, जफर खां, उलूग खां, नुसरत खां, ये सब इसके प्रमुख सेनापति थे। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की थी। सबसे पहले गुजरात को इन्होंने क्या किया था, टारगेट किया था, गुजरात अभियान किया था, और ये 1299 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपदा से भी आकर्षित थे। भाई गुजरात में क्या था, धन संपदा बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। गुजरात की दौलत से उसके आगामी अभियान में मदद होगी और उसके साथ समुद्र तट से उसकी सेना अरबी घोड़ों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर लेगी। यानी अगर
गुजरात को जीत लिया तो समझ लो एक बंदरगाह हमारे पास हो जाएगा, जिससे अरबी घोड़े भी हमारे वहाँ आपूर्ति हो जाएंगे, साथ ही साथ में धन संपदा मिलेगा ताकि हम युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं, दक्षिण भारत में जा सकते हैं। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रमुख सेनापति थे। 2 प्रमुख सेनापति का नाम जरूर याद करना, एक उलुग खां थे, एक नुसरत खां थे। आगे चलकर हमें पता चलेगा कि नुसरत खां की क्या होती है, एक अभियान में मृत्यु हो जाती है, फिर अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर आना पड़ता है। तो उलुग खां और नुसरत खां अपने 2 सेनापति को टारगेट किया और गुजरात की ओर उनको क्या किया, भेज दिया। गुजरात के शासक उस टाइम पे, गुजरात के जो शासक थे उनका नाम क्या था, रायकरण जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। विशाल मात्रा में लूट का धन इकट्ठा किया, यहाँ तक कि मुस्लिम जो व्यापारी थे ना उनको भी नहीं बख्शा गया था। कई सारे गुलाम को बंदी बना लिया गया। उनमें से एक कौन था, मलिक काफूर था, जो बाद में खिलजी सल्तनत का क्या बनता है, सेनापति बनता है। तो याद रखना, मलिक काफूर आगे चलकर क्या बनता है, खिलजी सल्तनत का सेनापति। उसको गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जीता था। इसी अभियान में पता है मलिक काफूर को खरीद लेते हैं वो, और यानी जीत लिया था या खरीद लिया था जो भी था, और वो आगे चलकर जो है बहुत ही बड़ा सेनापति बनता है, भरोसेमंद अलाउद्दीन खिलजी का। अब गुजरात दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था, हिस्सा हो गया था। कब हुआ था, 1299 में। वहाँ के जो राजा थे ना वो जान बचाकर क्या हुआ था, भाग गए थे। उसके बाद आता है गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत अलाउद्दीन ने अपना ध्यान अब राजस्थान पर केंद्रित कर लिया। उसका पहला लक्ष्य राजस्थान में ही क्या था, रणथंभौर का किला था। रणथंभौर अभियान ये 1301 में किया था, आगे चलकर पता चलेगा। रणथंभौर, यहाँ के जो शासक थे ना रणथंभौर में, उनका नाम क्या था, हमीर देव शासक का नाम था रणथंभौर के। वहाँ पे अभियान होता है और अलाउद्दीन खिलजी के वही 2 सेनापति नुसरत खां और उलुग खां वहाँ जाते हैं, हमीर देव की हत्या कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नुसरत खां भी क्या है, मारे जाते हैं। उसके बाद आता है रणथंभौर का किला, जो था राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित किला था, माना जाता था। पूर्व में वह जलालुद्दीन खिलजी को चुनौती दे चुका था, यानी रणथंभौर जो राजस्थान के जो राजपूत थे ना, उन राजपूतों ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को चुनौती दे दिया था। राजपूतों का नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए भाई साहब रणथंभौर को जीतना जरूरी था। रणथंभौर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण था कि राजपूत शासक जो था हमीर देव ना, उसने विद्रोही जो थे ना मंगोल सैनिकों को शरण दिया था। अब खिलजी सल्तनत वहाँ से कह रही है कि मंगोल सैनिकों को शरण मत दो और इनको हमारे हवाले कर दो, लेकिन जो रणथंभौर के शासक हमीर देव थे उन्होंने इनकार कर दिया। अतः रणथंभौर के खिलाफ मोर्चा खोला गया। प्रारंभ में खिलजी सेना को नुकसान हुआ था स्टार्टिंग में, तो यहाँ तक कि नुसरत खां को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि बहुत बड़े सेनापति थे। बाद में जलालुद्दीन खिलजी को युद्ध में आना पड़ता है और 1301 में बाद में अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में आना पड़ता है और 1301 में क्या होता है, जो रणथंभौर अभियान था ये सफल होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है, युद्ध में आते हैं 1301 में और जीत लेते हैं। रणथंभौर का किला एक प्रतिष्ठित किला था, लेकिन मंगोलों को क्या किया था, हमीर देव ने शरण दे रखी थी, जो कि मंगोलों से बहुत ज़्यादा खतरा था, भारत को भी और दिल्ली सल्तनत को भी। उसके बाद क्या होता है, सन 1303 में अलाउद्दीन ने एक शक्तिशाली प्रदेश चित्तौड़ को जीत लिया। अब चित्तौड़ के पीछे तो आप सभी को पता होगा एक कहानी है, और आपने जो है पद्मावत जो मूवी आई होगी वो देख ही लिया होगा। अब कई सारे इतिहासकार बताते हैं कि ये सत्य है, कई सारे बताते हैं ये असत्य है, लेकिन हमें वो नहीं, उसमें नहीं पढ़ना है, हमें जो हमारी किताब में लिखा है उसको पढ़ना है। जैसे चित्तौड़ जो था, आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, तो शासक का नाम क्या था, रतन सिंह, जिसमें जो हीरो होते हैं ना वो उनका नाम क्या होता है, रतन सिंह नाम था। इनकी पत्नी कौन थी, पद्मिनी थी। और जो रतन सिंह के जो वहाँ पे जो एक राघव चेतन होते हैं, उन्होंने क्या किया था, रतन सिंह ने उनको क्या किया, निकाल दिया देश से। तो वो कहाँ चले गए, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और उन्होंने पद्मिनी थी इनकी सुंदरता का व्याख्यान कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अब अलाउद्दीन खिलजी को के ऊपर पद्मिनी की सुंदरता ऐसे दिमाग में चढ़ गई कि उन्होंने क्या किया, इसको हासिल करने के लिए सोचा, और जब से उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे चित्तौड़ पे क्या करना है, आक्रमण करना है और रानी पद्मावती को अपनाना है। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मती के आकर्षण में चित्तौड़ पे हमला किया था। हालांकि कई सारे इतिहासकार क्या है, इसको सिर्फ कथा को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये जो जो ये किस्सा है ना, ये तो 200 साल बाद पद्मावती जो बुक थी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा था, उसमें पहली बार किया गया था। अमीर खुसरो के अनुसार सुल्तान ने आम जनता को कत्लेआम की संज्ञा दे दी थी चित्तौड़ में, और अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़
का नाम बदल दिया, खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद। खिजर खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम बाद में खिजराबाद रखा। चित्तौड़ कब जीता? 1303 में जीत लिया था। अलाउद्दीन को दिल्ली वापस आना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मंगोल सेना दिल्ली की तरफ क्या कर रहे थे? कूच कर रहे थे। सन 1305 में एलिन मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना ने मालवा पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी इसके बाद क्या किया था? मालवा पे अधिकार स्थापित किया। फिर अन्य राज्य उज्जैन, मांडूधर, चंदेरी, कई सारे राज्य जीतते गए। मालवा विजय के उपरांत ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण में भी भेजना चालू कर दिया, आक्रमण किया। सिजाना के शासक राजा शीतल देव दुर्ग वीरतापूर्वक रक्षा की, किंतु तथा पराजित हो गए। 1311 में राजपूत प्रदेश जालोर भी सल्तनत का हिस्सा हो गया। 1311 में अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तथा उत्तर भारत के वो शहंशाह बन गए थे। ये ध्यान रखना। यानी यहाँ पे दिखाया गया कि जितने भी राजपूत वाले क्षेत्र थे उत्तर भारत में पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया था। चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे राजस्थान का चित्तौड़, जितने क्षेत्र थे 1311 तक सारे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उत्तर भारत पूरा जीत लिया था। अब दक्षिण भारत की तरफ उनकी चाह लगातार बढ़ती चली गई और जैसे ही दक्षिण भारत की चाह बढ़ी, अलाउद्दीन दक्कन तथा दक्षिण भारत पर विस्तार करने लगे। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूरी नहीं हुई। वे दक्षिण भारत भी जीतना चाहते थे। दक्षिण भारत की संपत्ति ने उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। दक्षिण में युद्ध अलाउद्दीन के विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में एक फौज को उतार दिया दक्षिण में, जो नायाब का कार्य संभालने लगे थे। सन 1306 और 7 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में पहला अभियान किया। दक्षिण में कब किया? 1306 और सन 1307 में दक्षिण भारत का पहला अभियान, जो अब बगलाना का उसका पहला निशाना गुजरात के पूर्व शासक रायकरन, जो कि अब कहाँ के शासक बन गए थे? बगलाना का शासक था। खिलजी से पराजित पहले ही हो गया था। उसका निशाना, अगला निशाना देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने पहले सुल्तान को राशि देने का वादा किया था। याद करो, मैंने बताया था ना, देवगिरी पे आक्रमण 1294 में भी हो चुका है। पहले तो वादा किया था कि हाँ हम पैसा दे देंगे, लेकिन कभी दिया ही नहीं उसने के जो है हरजाना। रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के उपरांत मलिक काफूर के समक्ष क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ था। उसे गुजरात का एक जिला प्रदान कर दिया था। जो रामचंद्र शासक थे, कहाँ के शासक थे रामचंद्र? देवगिरी के थे। उसकी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में करा दिया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति गर्मजोशी का परिचय दिया क्योंकि वह दक्षिण के अभियान में रामचंद्र को साथी बनाना चाहते थे। यानी दोनों का सेल्फिशनेस था। यानी रामचंद्र को माफ भी इसलिए किया जो कि देवगिरी के शासक थे, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके दक्षिण भारत के अभियान में, और रामचंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करा दिया। सन 1309 के उपरांत मलिक काफूर दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हो गया। दोबारा 1309 में आगे बढ़े। पहला आक्रमण फिर तेलंगाना के वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ कर दिया। अब वारंगल अभियान होता है। वारंगल अभियान 2 बार हुआ था। एक 1303 में हुआ था, 1308 में हुआ था, 2 बार हुआ था। और वहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। घेराबंदी कई महीनों तक चली तथा तब समाप्त हुई जब प्रताप रुद्रदेव ने सुल्तान को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने के लिए वादा कर लिया। यानी वो भी मान गए। घेराबंदी चला। दूसरा अभियान समुद्र तथा मालाबार यानी कर्नाटक के खिलाफ था। द्वारा समुद्र के शासक वीर भल्ला तृतीय यह समझने के पश्चात कि मलिक काफूर को हराना असंभव है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ जीत नहीं सकते, तो जो कर्नाटक के शासक थे ना, बिना किसी संघर्ष से सुल्तान को शुल्क अदा करने के लिए स्वीकार हो गए। और मालाबार पांडे राज की यदि बात करें तो सीधा संघर्ष वहाँ पे हुआ ही नहीं। हालांकि मलिक काफूर ने समृद्ध मंदिर सहित बहुत ज़्यादा लूटपाट की, जिसमें से चिदम्बरम का मंदिर मुख्य था। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर ने 552 हाथी, 7000 घोड़े, 500 मन बहुमूल्य पत्थर के साथ वो वापस लौट गए। सुल्तान ने मलिक को साम्राज्य का नायाब बनाकर पुरस्कृत किया। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने दक्कन प्रदेशों में क्या किया? अपना नियंत्रण पूरी तरीके से वो किया। तो ये दक्षिण भारत के अभियान थे, जिसमें 2 अभियान मैंने बताया। एक वारंगल का अभियान था, एक दोबारा से देवगिरी का अभियान था, जो कि दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत में किसने नेतृत्व किया था? मलिक काफूर ने। किसने किया था? मलिक काफूर ने।
अब हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपनी सर्वोच्च सीमा पर पहुंच गए। उत्तर भारत तो पूरा जीत ही लिया था, दक्षिण भारत की बारी थी। क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात से होती थी। 1299 में दो प्रमुख सेनापति उल्लुक खां और नुसरत खां को बनाकर भेज दिया। गुजरात का शासक भाग गया और मंदिर को लूट लिया था। कई मुस्लिम व्यापारी भी लूटे गए थे। गुलाम मलिक कफूर मिला था वहाँ पे सेनापति जो आगे बना था। गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य क्या था? राजस्थान था। राजस्थान का रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर बहुत ही प्रतिष्ठित हुआ था, बहुत ही फेमस था। 1301 में जिसको क्या था, हमीर देव शासक थे, उनको मार दिया था। राजपूत का नैतिक मनोबल तोड़ना था, मेन था, क्योंकि जो रणथंभौर था ना, ये जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे ना, उस टाइम पे इसने चुनौती दे दी थी। हमला का कारण हमीर देव द्वारा मंगोल सैनिकों को शरण देना था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किला जीत लिया, लेकिन नुसरत खां की इसमें क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पे आना पड़ता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता था। पद्मावती के प्रति आकर्षित होकर पद्मावती ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। फिर दिल्ली वापस लौट गए थे, क्योंकि मंगोलों का खतरा वहाँ हो रहा था। 1305 में मालवा पर अधिकार किया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत के सभी क्षेत्रों को क्या किया था, अपने उसमें शामिल कर लिया था। उत्तर के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी अब दक्षिण भारत भी जीतना चाहते थे। मलिक काफूर को दक्षिण भारत का क्या किया था, हेड बना दिया और अगला निशाना देवगिरी को चुना, क्योंकि देवगिरी जीत पहले ही गए थे, पर देवगिरी का जो शासक था ना, वो लगान नहीं दे रहा था। देवगिरी का शासक रामचंद्र वह हारा, बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देते हैं। 1309 में तेलंगाना के वारंगल में क्या क्या प्रताप रुद्रदेव के साथ हमला होता है। दूसरा अभियान मालाबार में चला जाता है। चिदम्बरम मंदिर को लूटा था। मालाबार का शासक तो मतलब समर्पण कर देते हैं, युद्ध ही नहीं लड़ते, है ना। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। जैसी मृत्यु होती है तो जो मलिक काफूर थे वो सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन मलिक काफूर ज़्यादा दिन तक नहीं बैठते। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उनको हटा देते हैं। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मारे जाते हैं। खुसरो गद्दी पे बैठते हैं। खुसरो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, अपनी भारी मात्रा में क्या करते हैं, सैन्य हमला कर देते हैं और इसको मार देते हैं, और यहीं से क्या है, तुगलक वंश की नींव डलती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 4 साल बाद ही क्या होता है, खिलजी वंश का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। तो ये था बच्चों आपका खिलजी वंश के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियाँ हैं ना, उनके बारे में बहुत पूछता है क्वेश्चन आपसे। अब आता है इसके कुछ पाठगत प्रश्न बच्चों। तो रणथंभौर का नियंत्रण क्यों आवश्यक था? तो मैंने बताया था रणथंभौर का नियंत्रण आवश्यक इसीलिए था क्योंकि राजपूतों की शक्ति बढ़ रही थी और उनका मनोबल तोड़ने के लिए रणथंभौर का नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने चुनौती भी दे रखा था पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। जलालुद्दीन के शासनकाल में 2 प्रमुख सैन्य अभियान क्या थे? तो देवगिरी किया था और भिलसा किया था। विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए 4 प्रावधान कौन कौन से थे? तो 4 प्रावधान मैंने बताए थे कि 4 प्रावधान यहाँ पे आप देख लो कि कौन कौन से 4 प्रावधान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, विद्रोह को दबाने के लिए किया था। ये महत्वपूर्ण 4 परिवार वो थे। वे परिवार जिन्हें मुफ्त में ज़मीन मिली हुई थी, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। सुल्तान की गुप्तचर की व्यवस्था दोबारा से संगठित किया था। शराब पे प्रतिबंध लगा दिया था, नशे के सेवन पे। और चौथा, शासन की अनुमति के बगैर अभिजात वर्ग आपस में सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा दी गई थी। तो बच्चों ये आपका जो है पार्ट 1 है। इसको 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत बोरिंग होने लगेगा। अब इसके आगे के जो टॉपिक है उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। और आगे के टॉपिक में क्या चीज़ें, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जो कि 1320 से 1412 तक था। फिर तुगलक वंश के साथ साथ तुगलक वंश में हम पढ़ेंगे दक्कन और दक्षिण प्रदेश, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, यानी इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोधी वंश पढ़ेंगे, और सल्तनत के प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थी और कौन कौन से छोटे छोटे क्षेत्र जो है उभर रहे थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।